आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। आजादी से 4 दशक पहले की बात है। स्वतंत्रता का संग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हो रहा था। लंदन में दादा भाई नौरोजी, जो यहाँ ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और दूसरे श्याम कृष्ण जी वर्मा, जो विदेशी सरजमी पर क्रांतिकारियों के सबसे बड़े गॉडफादर माने जाते थे, उनके संपर्क में अभी अभी भारत से पहुंची एक महिला आई। एक ऐसी महिला जिसके ओजस्वी विचार और भाषण सुनकर यहाँ हजारों किलोमीटर दूर बैठे अंग्रेज तिलमिला जाते थे। उन्हें उससे अपने उपनिवेशवादी शासन को खतरा महसूस होने लगा था, और यही वजह है कि उन्होंने उसे रोकने या फिर मार देने तक का हुक्म सुना दिया था। एक ऐसी महिला जिसने विदेश में अंग्रेजों के सामने पहली बार यूनियन जैक को नकार दिया था और भारत का झंडा फहराया था। ये थी क्रांति की जननी भीकाजी रुस्तम कामा। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं बेहद खास प्रोग्राम नामी गिरामी। मैं हूं अमन गुप्ता। 1857 के स्वातंत्र्य समर के 4 साल बीत चुके थे। अंग्रेजों ने इस क्रांति के विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन गलियों और सड़कों पर इंकलाब के नारों का तराना अब भी सुनाई दे रहा था। और इन्हीं तरानों के बीच 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में एक बच्ची की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया भीकाजी। प्यार से सब भीकू भीकू कहते थे। भीकू की मां का नाम था जीजाबाई और पिताजी थे सुरावजी पटेल, जो मुंबई के रईस व्यापारियों में से एक थे। अंग्रेजों से थोड़ी हिमायत भी रखते थे, तो अंग्रेजीदा माहौल में ही उन्होंने बेटी की परवरिश की। अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन मुंबई में भीकाजी का दाखिला करा दिया गया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भीकाजी ने अपने आसपास के लोगों का अंग्रेजी हुकूमत में दमन होते हुए भी देखा। उनके कोमल मन पर इसका गहरा असर हुआ। उन्होंने समाज सेवा के कामों में रुचि लेना शुरू कर दिया और वे अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने लगी। इसी बीच उनकी शादी पेशे से वकील रुस्तम कामा से कर दी गई। लेकिन उनके आजादी के व्रत के आगे ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। भीकाजी कामा के जीवन चरित्र पर मैडम भीकाजी कामा के नाम से किताब लिखने वाली लेखिका रचना भोला इसकी वजह बताती हैं। तो रुस्तम कामा जी उनके पति थे। रुस्तम कामा जी जो एक सुशिक्षित, संपन्न, सुदर्शन युवक थे, जो आरंभ में उन्हें मैडम कामा को ऐसा लगा कि एक बहुत आदर्श पति उन्हें अपने जीवन में मिले हैं, जिनके साथ मिलकर वो देश की आजादी की अलख जगा सकती हैं। हालांकि शुरुआती समय में जो समाज सेवा के कार्यों में उनके पति ने सहयोग दिया भी, लेकिन आगे आगे चलते चलते जैसे जैसे मैडम कामा का देश सेवा का व्रत कठोर होता गया, उनके पति का उत्साह इस काम में घटने लगा। तो 3 अगस्त 1885 का समय था जब मैडम कामा का विवाह हुआ, और उसी दौरान उन्होंने उसी वर्ष दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में हिस्सा लिया, और ये घटना भी उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आप ये मानिए कि नवविवाहिता कामा ने इस वर्ष 2 विपरीत राहों को एक साथ चुना था। एक रास्ता जाता था पति के घर से होते हुए कर्तव्यों के बीच गृहस्थ जीवन की ओर, और दूसरा रास्ता जाता था कांटों से भरा हुआ गुमनामी, अकेलेपन, प्रताड़ना और अपमान की ओर। तो उन्होंने एक साथ 2 राहें चुनी। एक समय आगे ऐसा आने वाला था जब उन दोनों में से किसी एक राह को चुनना था, और मैडम कामा ने अपने लिए देश सेवा को चुना। इसके बाद 1896 में मुंबई में प्लेग की बीमारी फैली। इस दौरान भीकाजी कामा ने सब कुछ भूलकर बिना अपनी परवाह किए दिन रात मरीजों की सेवा की। लेकिन बाद में वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं। इलाज के बाद वो ठीक तो हो गईं, लेकिन डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी कि उन्हें आराम की जरूरत है और आगे के इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाना चाहिए।
भीका जी इसी सिलसिले में साल 1902 में पहले एक साल जर्मनी, स्कॉटलैंड और फ्रांस में रहीं, जहां पर उनका इलाज चला और कई राजनीतिक संपर्क उन्होंने बनाए। फिर वे लंदन चली आईं। लेकिन आजादी का ख्वाब आराम कहां करने देता है, सो उन्होंने वहां भी भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए काम जारी रखा। यहां वे दादा भाई नौरोजी और श्याम कृष्ण जी वर्मा से मिली। भीका जी उनसे बहुत प्रभावित हुई। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी और श्याम कृष्ण जी वर्मा को भी भीका जी के विचार पसंद आए। रचना भोला बताती हैं कि भीका जी ने यहाँ अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इंडिया हाउस से, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी, वहां से भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का काम शुरू कर दिया। वे वीर सावरकर, मदनलाल धींगरा जैसे अपने अन्य साथियों की तरह खुलेआम हिंसक आंदोलनों का समर्थन करती थी। वे कहती थीं कि आजादी की इस लड़ाई में अगर बंदूक भी उठाना पड़े तो उठाइए। इंडिया हाउस में मैडम कामा सावरकर जी और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कई तरह का उग्र साहित्य भी तैयार करती थी। और उनकी त्वरित बुद्धि इतनी थी कि इस तरह का साहित्य तैयार करने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम होगा, जब भी उसमें कोई बाधा आती थी तो वो कोई ना कोई रास्ता खोज निकालती थी कि जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो लोगों तक किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचे। तो जब सरकार ने उनके साहित्य को प्रतिबंधित किया तो उन्होंने पौंडीचेरी के रास्ते उसको भेजने का रास्ता निकाल लिया। हजारों की संख्या में क्रांतिकारी पुस्तिकाएं लिखते थे, जिन्हें बिना किसी नाम पते के छापकर सैकड़ों अलग अलग पतों पर भेज दिया जाता था। तो जो जितने भी क्रांतिकारी युवक थे, मैडम कामा के नेतृत्व में उनको एक सटीक और ठोस लक्ष्य मिल गया था। उनका अनुभव और उनका संकल्प, ये दो चीजें क्रांतिकारियों के बहुत बहुत काम आती रही, क्योंकि वो सशस्त्र क्रांति की समर्थक थी। तो खुलेआम वो सशस्त्र और हिंसक क्रांति के समर्थन में अपीलें करती थी। एक बार उन्होंने एक पत्र में यूरोप प्रवासी हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा था, मैं आपसे देशभक्ति के नाम पर अनुरोध करूंगी कि पश्चिम प्रवास का लाभ उठाते हुए सभी प्रकार का शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। आपको फायर करना आना चाहिए, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब आप स्वराज और स्वदेशी का लक्ष्य पालेंगे और अपने प्यारे देश से अंग्रेजों को मार भगाने के लिए बंदूक उठानी होगी। तो इस तरह की खुलेआम वे अपीलें करती थी। उनका जो दुस्साहस था उसे देखकर तो कई बार बहुत लोग दंग रह जाते थे। फिर आया वो दौर जब 1905 में भारत में बंगाल प्रांत का बंटवारा हो रहा था। इसकी वजह से देश विदेश में रह रहे भारतीयों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। इसी बीच 1907 में भीका जी कामा ने वो कारनामा कर दिखाया जो उनकी अटूट हिम्मत को दर्शाता है। जर्मनी के स्टुगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की बैठक हो रही थी और उस वक्त उन्होंने भारत के आज के झंडे से अलग आजादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक झंडा पूरी सभा में लहरा दिया था। मैडम कामा को बर्लिन कमेटी ध्वज के लिए याद किया जाता है विशेष रूप से, क्योंकि ये वही ध्वज था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सैकड़ों विदेशियों के सामने बहुत शान से फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन होने वाला था और गरम दल के लोग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो हम कल्पना कर सकते हैं, पारंपरिक पारसी साड़ी, पूरी बाहों का ब्लाउज और गर्व से ऊंचा मस्तक खड़े किए हुई मैडम कामा, उन्हें देखकर चारों ओर कानाफूसी होने लगी। साड़ी की एक छोर से मैडम का सिर ढका हुआ था, लेकिन जब वही मैडम कामा अपनी सुसंस्कृत धारा प्रवाह भावों में बोलने लगी, उनके शब्दों से मानो आग बरस रही थी। श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में यूनियन जैक फहराए जाने की बारी आई तो उन्होंने विरोध किया। अपने बैग से एक छोटा सा तिरंगा झंडा निकाला और उसे फहराकर बोली, महानुभावों, ये भारत की स्वतंत्रता का ध्वज है। देखिए, यह अवतरित हो चुका है। भारत के अमर शहीदों ने रक्त बहाकर इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि खड़े होकर इस ध्वज का अभिवादन करें और इस ध्वज को साक्षी मानकर दुनिया भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि वो विश्व की 1/5% आबादी को आजाद कराने में अपना सहयोग। तो इस तरह राजनीति के इतिहास में पहली बार प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्रता की मांग मैडम कामा ने रखी। भीका जी कामा के फहराए गए झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थीं। झंडे में हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने थे जो भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना था। सूरज हिंदू धर्म का प्रतीक था और चांद इस्लाम का। यह झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में देखा जा सकता है।
इसके बाद मैडम कामा ने वंदे मातरम नाम से एक क्रांतिकारी जर्नल भी छापना शुरू किया। इसके मास्ट हेड पर नाम के साथ इसी झंडे की छवि छापी जाती रही। कामा के यही विचार भारत में हजारों किलोमीटर दूर अंग्रेजी हुकूमत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। यहाँ पर कामा के विचारों का असर क्रांतिकारियों में देखने को मिल रहा था। सो कहा जाता है कि यहाँ से अंग्रेज अफसरों ने उन्हें किसी भी तरह रोकने या न मानने पर मार डालने तक का फरमान सुना दिया था। भीकाजी कामा को जैसे ही इस बात का पता चला तो वे लंदन से फ्रांस रवाना हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उनको वापस बुलाने की मांग फ्रांस सरकार से की, लेकिन फ्रांस सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया। लेकिन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इस दौरान फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्ती हो गई और फिर यहां से मैडम कामा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। रचना भोला बताती हैं कि इस दोस्ती का भीकाजी कामा को बहुत बुरा सिला मिला। 1914 के आसपास की बात है कि मैडम कामा पर आरोप लगा कि वो फ्रांस में रहकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र और उनकी गतिविधियों पर फ्रांस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और उससे उन्हें पेरिस से हटाया और विली नामक के किले में नजरबंदी कर दिया गया। लगभग 4 साल वे उस किले में नजरबंद रही। तो सिर्फ एक अनुमान लगाएं कि एक महिला अपने देश से, अपने सगे संबंधियों से सबसे बहुत दूर रोगी अवस्था में एक किले में नजरबंद है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, इसके बावजूद उनकी देश सेवा का व्रत नहीं टूटता। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक शरीर उनका बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। सारी जिंदगी क्रांतिकारियों की सहायता करने वाली मैडम कामा ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी न किसी तरह अपना गुजारा चलाती रही। हालांकि तंगहाली ने उनकी जीवन शैली को भी बहुत प्रभावित कर दिया था, लेकिन देशभक्ति की उमंग और जोश इतना ज्यादा था कि पेरिस में दल के संगठन का प्रयास कभी भी उनसे नहीं छूटा। 3 दशक से ज्यादा का समय विदेश में बिताने के बाद अब कामा भारत वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके भारत लौटने पर पाबंदी लगा दी। चूंकि अब वे काफी बीमार भी रहने लगी थीं, उन्हें पैरालिसिस का अटैक भी हुआ। तो फिर अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब वे उनके लिए किसी भी तरह की मुश्किल खड़ी करने के काबिल नहीं रहीं, तो उन्हें भारत लौटने की इजाजत दे दी गई। इसके लिए कई शर्तों पर दस्तखत भी करवाए गए। 1935 में जब वे मुंबई और तब के बॉम्बे पहुंची तो यहाँ पहुंचते ही उन्हें पारसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ करीब 8 महीने तक उनका इलाज चला और फिर एक रोज 13 अगस्त 1936 को आंखों में आजादी का ख्वाब दबाए ये आंखें उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। लेकिन उनके जाने के बाद भी आजादी की वो जोत मध्यम नहीं पड़ी और ठीक 11 साल बाद ये देश आजाद हो सका। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के लिए याद करते हुए भारत सरकार ने 1962 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस पर उनका चित्र भी था। महाराष्ट्र में सचिवालय रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया और दिल्ली के दक्षिणी इलाके में एक जगह है जिसका नाम भीकाजी कामा प्लेस है। यहाँ से कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। भीकाजी कामा ने निर्वासन में रहकर और जिन कठिनाइयों के साथ देश के बाहर स्वतंत्रता के आंदोलन को जिंदा रखा, वो उनका कद क्रांतिकारियों की श्रेणी में कहीं ऊंचा कर देता है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें याद करने में और वो सम्मान आजाद भारत में मिलने में कुछ कमी सी लगती है। आज बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसी शख्सियतों के बारे में आपको बताएं जिन्हें लोग भूलने लगे हैं। तो मैडम कामा के इस देश के लिए अमूल्य योगदान को याद करते हुए मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो हमें radio@aajtak.com पर आप भेज सकते हैं। अगले हफ्ते नामी गिरामी में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए,
पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। कान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।